हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक इंक्लूड करेंगे एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही ईजी सिंपल वे से हम इन टॉपिक को समझें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। अब एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी को हम सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझ सकते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। दिस इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस, अब ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होता क्या है? तो आप इसे समझिए। सपोज हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन करवानी है। अब इस सिस्टम की खास बात क्या है? ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड होना चाहिए। आई होप आपको आइसोलेटेड सिस्टम पता होगा। ऐसा सिस्टम जिसे हम एक इंसुलेटेड कवरिंग से कोट करते हैं, ताकि इस सिस्टम के अंदर का मास और हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज ना हो या फिर सराउंडिंग में रिलीज ना हो। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है, सपोज A प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा C प्लस डी। अब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल सारे हैं गैसियस फेज में। ठीक है, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं होते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पूरे स्पेस में, पूरे सिस्टम के अंदर मूव करेंगे, एक जगह पे ये फिक्स नहीं रहेंगे, तो उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। आई बात समझ में? या फिर मैं से और सिंपल तरह से समझाऊं तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज इसमें अभी जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट गैसियस फेज में ना होके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है लिक्विड फेज में। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल तो पूरे सिस्टम के अंदर इधर उधर रैंडमली मूव तो नहीं करते हैं। सिस्टम के मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स रहेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट इनमें होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट मोस्ट ऑफ द केस में मॉलिक्यूल एक जगह पे ही फिक्स रहेंगे। तो लिक्विड की जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो कम है इन कंपैरिजन टू गैस मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। तो अब ये तो समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस है क्या, लेकिन इस डिग्री ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी का क्या रिलेशन है? तो एंट्रोपी इज द स्केल, या फिर बोलते हैं एंट्रोपी इज द मेजरमेंट जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को बताता है। इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, अब देखिए, मान लो हमारे पास दो एटम हैं A प्लस बी और दोनों ही गैसियस फेज में हैं। तो दोनों रिएक्टेंट क्या करेंगे? कंटिन्यूअस सिस्टम के अंदर मूव करेंगे और इनके मोशन की वजह से आपस में इनका कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन होने से ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो रैंडमली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, हमारे पास रिएक्टेंट था A एंड B, लेकिन जो इससे प्रोडक्ट बना ये बना AB2, या ये हो सकता है प्रोडक्ट A2B भी बन सकता है, या फिर प्रोडक्ट AB भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रैंडमली अरेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक मैनर से ही आपस में रीअरेंज होंगे। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस इन A और B के बीच में होगी, उतनी ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। आई बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस greater will be entropy। ठीक है,
क्योंकि एंट्रोपी बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा उस गैसेस मॉलिक्यूल की या उस रिएक्टेंट की एंट्रोपी होगी। अगर हम यहाँ पे ए और बी की जगह लिक्विड मॉलिक्यूल लेते हैं तो लिक्विड की रैंडमनेस कम होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल कम इधर उधर मूव करते हैं, तो लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी सी कम होगी। और अगर मैं बात करूँ सॉलिड पार्टिकल्स की, तो सॉलिड पार्टिकल्स तो एक जगह पे ही स्टेबल रहते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल तो मूव करते नहीं है, तो सबसे कम डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसकी होगी? सॉलिड्स की, तो उनकी एंट्रोपी भी कम होगी। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपको इतना क्लियर है तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इन अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो चलिए अगर हम बात करें किन किन मॉलिक्यूल की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, किन मॉलिक्यूल की एंट्रोपी कम होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास 3 रिएक्शन मिक्सचर है। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। तो अभी इनका एग्जाम्पल आपको बता चुकी हूँ। सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल एक जगह पे स्टेबल रहेंगे तो इनका जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है ये कैसा होगा? लोवेस्ट, सबसे कम डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन सॉलिड के बीच में होगी। देन इनसे थोड़ा ज़्यादा रैंडमनेस लिक्विड के पास होगी। दे हैव मॉडरेट या हम बोलेंगे लो डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और गैस मॉलिक्यूल के पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी। तो अगर मैं इन तीनों में एंट्रोपी को कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी गैसेस मॉलिक्यूल की, लिक्विड मॉलिक्यूल की, देन सबसे कम एंट्रोपी होगी सॉलिड मॉलिक्यूल की। सेकेंड फैक्टर इज सपोज हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम नोबल गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने नोबल गैस का एग्जाम्पल ले लिया। सो सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। अब हमें इन सारे गैसेस में बताना है सबसे ज़्यादा एंट्रोपी या सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसकी होगी। तो जब कुछ ऐसा क्वेश्चन या एमसीक्यू आपको पूछे तो आप याद रखना डिग्री ऑफ रैंडमनेस is directly proportional to the molecular mass of element या फिर हम बोल सकते हैं एटम, ठीक है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इन तीनों की बात करूं तो हीलियम इज दी सबसे स्मॉलेस्ट एटम जिसका मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, तो इसका तो एटॉमिक नंबर भी कम है और एटॉमिक मास भी कम है। इस सब में रेडॉन जिसका मॉलिक्यूलर मास हाईएस्ट होगा और एटॉमिक नंबर भी इसका हाईएस्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे ज़्यादा एंट्रोपी रेडॉन की होगी, उससे कम जिनॉन की, उससे कम क्रिप्टन की, उससे कम आर्गन की, देन नियॉन, और सबसे कम किसकी होगी? हीलियम की होगी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर आपने सुना होगा, एक मिनट, हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता क्या है। सो 9th क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट H2O लिक्विड इनटू अ H2O गैस। मतलब कि किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड भी होता है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O स्टीम भी बनता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड भी है और गैसेस भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो और स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये याद रखना कि एट 100 डिग्री सेल्सियस
हमने पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि ऐसी एंथैल्पी या ऐसी हीट जिसे हम हिडन हीट बोलते हैं, वो बिना टेम्परेचर को फ्लक्चुएट किए, बिना टेम्परेचर को चेंज किए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में के स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और अगर मैं बात करूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H2O सॉलिड, ठीक है ना। इस H2O सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना है H2O लिक्विड में। अब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस H2O सॉलिड भी होता है एंड H2O लिक्विड भी होता है। तो सॉलिड से कंप्लीटली आइस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक ऐसी हिडन हीट है जो टेम्परेचर को रेज किए बिना वाटर के स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। तो इसे हम बोलेंगे दी एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन आइस इनटू अ लिक्विड विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इन दोनों केस में आप बताओ कि एंट्रोपी ज़्यादा किसकी होगी, इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या इन दिस केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अब यहाँ पे देखिए लिक्विड से गैसेस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे उतना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे, इधर उधर कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे। तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस H2O मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा होगी। रेंडमनेस H2O मॉलिक्यूल की क्या है, हाई है। अगर इनकी रेंडमनेस हाई है तो ऑब्वियस ही बात है इनकी एंट्रोपी भी क्या होगी, हाईएस्ट। और अगर मैं नेक्स्ट केस बोलूँ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अब इस केस में सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है अगर, या लिक्विड की डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम होती है, और अगर इसकी डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम है तो उसकी एंट्रोपी भी कम होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एंट्रोपी क्या है ये समझ में आ गया होगा, कैसे हम किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल की एंट्रोपी बता सकते हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे MCQs वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी? जल्दी से आप मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सोचिए कि हमारे पास कोई भी एक रबर बैंड है, अगर हम उस रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो रबर बैंड को स्ट्रेच करने से रबर बैंड की एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी? आई होप आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लिया होगा और आप सबको इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सो अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे रबर बैंड के, तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीज होगी, जिससे एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, है ना, इजी। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। आप सब लोग ने रॉ एग तो देखा होगा। रॉ एग के अंदर योक और एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है जो एक जेली लाइक सब्सटेंस की तरह है। अब जब हम इसको हीट देंगे तो हीट देने की वजह से आफ्टर सम टाइम वो जो योक है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जो उसके बाहर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है वाइट कलर का वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अभी जो प्रोसेस है रॉ एग से एग का बॉयल होना, इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। एंट्रोपी इस केस में डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पहले जो लिक्विड के पार्टिकल वो दूर दूर थे तो उनमें रेंडमनेस ज़्यादा थी। तो रॉ एग में जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट है, जो एल्ब्यूमिन और योक प्रेजेंट है, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर देके बॉयल किया तो बॉयल करने से वो योक या एल्ब्यूमिन सॉलिडिफाई हो गया, और हमें पता है सॉलिड की एंट्रोपी लोवेस्ट होती है, तो इस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब जब हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं ना, एंट्रोपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट। एंट्रोपी क्या है? हीट से रिलेटेड है। अगर हम हीट ज़्यादा देंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज ए सिस्टम, इसमें कोई भी गैस के मॉलिक्यूल है। अभी गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पे तो फिक्स रहते नहीं है, कंटिन्यूस ये मूव करते रहेंगे, तो इनकी एंट्रोपी इस केस में हाई होगी। लेकिन अगर हम इस सिस्टम में बाहर से हीट प्रोवाइड करें
तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी, और उतनी ज़्यादा जो इनकी एंट्रोपी है वो हाई से क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। ठीक है, तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी हीट। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। देन हम इसके आगे रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे एंट्रोपी चेंज होता है इसे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दी आइसोथर्मल। तो आप सबको पता होगा, अब तो हम चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। तो पूरी रिएक्शन में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब या रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए इस केस में क्या एंट्रोपी में चेंज आता है इसे समझते हैं। ठीक है, सपोज सिस्टम absorb heat from surrounding, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर मान लो कोई भी सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके लिए Q की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। और सिस्टम के अंदर गैसेस रिएक्शन चल रही है, तो जैसे ही सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो गैस के मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम क्या हो जाएगा, Q/T होगा, Q/T। अब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो इसके आगे साइन आएगा प्लस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेकेंड केस में क्या है कि सराउंडिंग ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट लूज किया है टू द सिस्टम। ठीक है, तो उस केस में भी चलो इसको हम लिख लेते हैं, सराउंडिंग loses heat to the system। सराउंडिंग ने सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया है, तो सराउंडिंग से डिग्री ऑफ रैंडमनेस गैसेस मॉलिक्यूल की कम हो गई, तो उसके लिए भी हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। सो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू अगेन Q/T। अब सराउंडिंग ने हीट लूज किया है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज दी प्लस Q/T प्लस माइनस Q/T। ठीक है, ये हो जाएगा Q/T प्लस माइनस Q/T। तो Q/T से Q/T कैंसिल आउट क्योंकि साइन अलग है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो हमें बोल सकते हैं दी टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी 0 इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अगर एंट्रोपी चेंज 0 है तो हीट का एब्जॉर्प्शन या लॉस अगर हम ओवरऑल देखें रिएक्शन में वो भी कितना होगा, 0 या फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना ही हो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूं यूनिट की, एंट्रोपी की यूनिट हम क्या लेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, S इक्वल्स टू Q/T। हीट की यूनिट हम लेते हैं जूल, टेम्परेचर इज केल्विन, तो यूनिट बन जाएगी जूल केल्विन इनवर्स या फिर जूल पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ द एंट्रोपी। ठीक है, और अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, सो एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बस इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, चलो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी चेंज इन irreversible process। irreversible process
ठीक है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब हमारे पास A+B रिएक्टेंट है, ये बनाएगा C+D प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब सपोज दिस इज द सिस्टम एंड ये जो पूरा एरिया है ये है सराउंडिंग, दिस इज दी सराउंडिंग, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 इज दी हाई, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं T2 ये लो है, ठीक है। तो होगा क्या, हमें पता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ में से एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट स्पॉन्टेनियसली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो जो हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी ना। तो अब अगर मैं इसके लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की बात करूं, अगर हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या होगा, दिस इज ऑल्सो Q/T, अब Q/T1, ठीक है। लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस, बिकॉज सिस्टम रिलीज हीट टू दी सराउंडिंग। और अगर मैं एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करूं सराउंडिंग के लिए तो ये अगेन हो जाएगा Q/T2, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि अब सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। इस केस में हम एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। वैल्यूज पुट करो, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या है, -Q/T1 प्लस सराउंडिंग की क्या है, Q अब प्लस Q/T2। इसको अरेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे लिख लेती हूँ, Q/T2 प्लस माइनस Q/T1, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, Q, तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा S टोटल इक्वल्स टू Q बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा 1/T2 माइनस 1/T1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2/T1। दिस इज द टोटल एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अब अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एंट्रोपी चेंज आया। लेकिन आप याद रखना हमेशा कि T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज हायर देन एंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग। तो ये जो वैल्यू आएगी, T1 तो हमेशा ग्रेटर है तो T2 क्या होगा, स्मॉल। तो जो वैल्यू आएगी ना डेल्टा S की, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। इफ चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव तो ये मान के चलना कि डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। तो हमेशा जो एंट्रोपी चेंज होगी वो इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एंट्रोपी का टॉपिक, जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि और इजी वे में आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ। तो इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। देन हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिव्स फ्री एनर्जी, थर्ड लॉ, इसमें प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। और इससे डिनोट करते हैं हम डेल्टा G से, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिखूँ G तो G इज दी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कभी भी हम किसी भी मेजरमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा हम लोग चेंज कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मैंने इसे लिखा डेल्टा G। अभी हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंथैल्पी और एंट्रोपी। इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हमने कहीं नहीं की थी, ठीक है। अब अगर सपोज कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी सिस्टम के अंदर हो रही है और हमें पता लगाना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका पता हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब गिव्स फ्री एनर्जी भी विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी और एंट्रोपी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देन ये हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, ठीक है।
तो चलिए अगर मैं बात करूँ गिब्स फ्री एनर्जी के फार्मूले की, तो ये होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, T इज द टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो हम एंथैल्पी और एंट्रोपी की हेल्प से डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है, ये हमें बताएगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, जब हम इस पूरे रिएक्शन में वैल्यू पूरे से कैलकुलेट करते हैं, इफ सपोज डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो आई, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है इसका मतलब डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में, तो डेल्टा जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में, तो रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इन केस डेल्टा जी की वैल्यू जीरो के इक्वल आई, देन इस केस में दिस इज दी नॉट पॉजिटिव, ना ही ये नेगेटिव, तो रिएक्शन होगी एट इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? तो डेल्टा जी की वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको पता होगा ऐसी रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली होती है, जैसे फ्लो ऑफ हीट। अगर हमारे पास हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी है तो हीट ऑटोमेटिकली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो हम करवाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, पेन है, पेन को मैंने ऊपर से नीचे फेंका, तो मुझे पेन को नीचे फेंकने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन सेम पेन है, अगर मुझे इस पेन को ऊपर हवा में फेंकना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पेन को ऊपर उछालने के लिए, तो दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी या फिर नॉन स्पॉन्टेनिटी हम गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट। अब स्टैंडर्ड जहाँ पे वर्ड आ गया तो हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब जो भी रिएक्शन होगी वो होगी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 1 atm। तो अगर कोई भी रिएक्शन इन स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा जी कैलकुलेट ना करके डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट किया तो एंथैल्पी की वैल्यू भी स्टैंडर्ड होगी और एंट्रोपी की वैल्यू भी स्टैंडर्ड होगी। आई बात समझ में? तो स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है, विच इज डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K। अगर हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करेंगे। नाउ हियर R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T इज द टेम्परेचर जो STP में है तो वैल्यू कितनी रहेगी इसकी 298 केल्विन। K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू में भी दी होगी या फिर जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभी इन टर्म ऑफ फेराडे हमें डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने को पूछते हैं क्वेश्चंस में, तो अगर वो आया तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, अभी आपके चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इलैबोरेट नहीं है, आपको बस इसमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारे फॉर्मूलेज डायरेक्ट बता रही हूँ। तो देखिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। N इज दी
नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे हम डेल्टा एन जी भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मान लो सपोज हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, A प्लस बी, इसने बनाया 2A प्लस बी, ये बनाएगा C प्लस डी। अब हमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिएक्टेंट के आगे C के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 1 अज्यूम करेंगे, D के आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी हम 1 मोल अज्यूम करेंगे। तो प्रोडक्ट के टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज, B के आगे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे, 2 प्लस 1 इज 3, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? -1। तो डेल्टा एन इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। F इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, जिन्होंने चार्ज वगैरह के बारे में बताया था, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे या फिर 12th में इसका कॉन्सेप्ट है, 12th में आप इसे डिटेल में पढ़ोगे। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500 कूलम, ठीक है। ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सो ई नॉट सेल के बारे में भी आप डिटेल में क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सो ये 3 फार्मूले हैं जो आपको गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट या इस चैप्टर से याद रखने हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। डायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप सब लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आपने पढ़ा कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट किसी भी रिएक्शन में यूज़ होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वर्क डन, कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुई है ये कैसे होती है या कितनी हीट को हम वर्क डन में कन्वर्ट करवाएंगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो ये इसका ड्रॉबैक रहा, ठीक है। इसी ड्रॉबैक को अच्छे से समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो चलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास 2 बॉडी है, ठीक है, दिस इज दी हॉट बॉडी and second one is cold body, ठीक है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है T1 एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम है T2, ठीक है। अब मान लो जब ये 2 बॉडी एक दूसरे के आसपास है तो ऑटोमेटिकली हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा, जिसे हमने कह दिया Q1, ठीक है। बिकॉज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होगी, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में बोले, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। लेकिन अब अगर सारी ही हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगी तो ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो तो बहुत मैक्सिमम अमाउंट में इंक्रीज होती रहेगी। तो हम करते क्या है, इस हीट को कन्वर्ट करते हैं इनटू दी वर्क में, मैकेनिकल वर्क में, ठीक है, जिससे जो हमारा हीट हम किसी भी ऑब्जेक्ट से जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट यूज हो जाए कुछ ना कुछ फंक्शंस को करवाने में या फिर केमिकल रिएक्शंस को करवाने में, ठीक है। तो इस केस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं हीट इंजन, ठीक है। हमने एक डिवाइस फिट कर दिया जिसे हमने क्या बोला, हीट इंजन। नाउ व्हाट इज द हीट इंजन। अब अगर हम बात करें हीट इंजन की तो ये हीट इंजन है क्या, ठीक है। सो इट इज द डिवाइस, it is the device that convert heat into mechanical work,
इज कॉल्ड हीट इंजन। ठीक है, अब हमने हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में एक हीट इंजन को फिक्स कर दिया। नाउ इस हीट इंजन का काम है जितनी भी Q1 हीट हॉट बॉडी से रिलीज हो रही है उस Q1 हीट का मैक्सिमम पोर्शन वो कन्वर्ट कर दे इनटू दी वर्क डन में। W इज दी वर्क डन। अब ये याद रखना, कभी भी 100% ऑफ Q1 हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ लेस अमाउंट ऑफ हीट बच जाएगा। तो जो लेस अमाउंट ऑफ हीट बचता है जिसे हम बोलते हैं Q2, वो ट्रांसफर होती है टू दी कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉट बॉडी ने Q1 हीट रिलीज किया जिसका अमाउंट था 1000 जूल। ठीक है, अब बीच में हमारा क्या आया, डिवाइस जिसे हम कहते हैं हीट इंजन। नाउ इस हीट इंजन ने मैक्सिमम अमाउंट फॉर एग्जांपल 1600 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इनटू दी वर्क डन में। तो कितना अमाउंट ऑफ Q2 कोल्ड बॉडी में रिलीज हुआ, कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस W विच इज 1000 माइनस 600 400 जूल। तो 400 जूल कहाँ एंटर किया, कोल्ड बॉडी में। ठीक है, तो दिस इज दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अब या फिर टीवी का या मोबाइल फ़ोन का ही हम एग्जांपल ले लें कि जैसे हमने टीवी हम ऑन करते हैं, 4-5 घंटे बाद टीवी ऑटोमेटिकली हीट करने लग जाती है। अगर हम उसको बैक से टच करें तो हमें बहुत गर्म फील होता है। ऐसा क्यों होता होगा, जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टीवी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब टीवी में लगा है हीट इंजन जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे हमारी जो टेलीविज़न है वो फंक्शनल है। और जितना ज़्यादा हीट एनर्जी उस टेलीविज़न को मिलेगी, अब अभी हमने बात की कि हीट इंजन 100% ऑफ हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट उस यूनिट से जो टीवी है उससे बाहर को रिलीज होगी। तो वो कौन सी हीट है, Q2 अमाउंट ऑफ, लेकिन वो अमाउंट ऑफ हीट लेस है। और अगर हमने टीवी को कंटिन्यूस एक लंबे टाइम के लिए ऑन रखा, वर्किंग में रखा, तो धीरे धीरे जो हमारी यूनिट है वो गर्म होते रहेगी और वो सराउंडिंग में हीट को लिबरेट कर देगी। ठीक है, सेम विथ कॉन्सेप्ट विद मोबाइल फोन। अगर आप बहुत देर तक फोन यूज करते हो तो आपका फोन गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि जो हीट इंजन है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट आपके डिवाइस से बाहर रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो जितनी भी हीट है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the temperature या फिर मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the entropy of the universe continuously increases। ठीक है, जिससे क्या होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूस इंक्रीज होगी, मतलब कि हमेशा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Q2 हीट कोल्ड बॉडी में मूव करते रहेगा, जिससे गैसेस मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी का इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, देन हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मूव करेंगे, तो कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से इनके काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी ना। अगर हम इस सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सिस्टम के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे और इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अगर इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम Ke से डिनोट करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी विल ग्रेटर देन 0, या फिर हम बोल सकते हैं एंट्रोपी इज पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब अगर हम इस सिस्टम के टेम्परेचर को लो कर दें, ठीक है, एक्सट्रीम लो अभी नहीं किया, थोड़ा सा हमने टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो होगा क्या, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है, पास पास आने से इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो इनकी एंट्रोपी भी कम होगी, जिससे इनका रैंडमनेस कम हो जाएगा। अब हमने टेम्परेचर को और लो कर दिया, अब हम टेम्परेचर ले आए 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर -273.15 केल्विन पे, ठीक है। तो इस केस में ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे अभी बहुत क्लोज आ जाएंगे और ये एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और इनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी क्या होगी, 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? So according to this law, at absolute 0 temperature, the pure crystalline at absolute 0 temperature, the entropy of pure crystalline substance will be 0. This is the third law of thermodynamics, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम में प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है या प्योर लिक्विड है और उसके टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट 0 पे कर दें, उसका टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो वो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी होगी वो भी 0 हो जाएगी। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने मेरी थर्मोडायनेमिक्स की सारी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी, तो आपको एंड तक पूरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कोशिश की है थर्मोडायनेमिक्स के ऑल मेजर टॉपिक्स को हम कवर करें इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि सब इस वीडियो का बेनिफिट ले सके।